हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग अपना सेकेंड राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करवाया था तुम्हें SBIL का, और आज हम लोग कंपनी लॉ का करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो वीडियो पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स तुम्हें मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन भी मैं तुम्हें वहाँ डाल दूंगा। तो तुम अगर घर से दोबारा प्रैक्टिस करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लिख देना कि कैसा लगा वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये बेसिकली डायरेक्टर और थोड़े बहुत बेसिक चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि एकदम इजी फीजी क्वेश्चंस में डायरेक्ट डिफिनेशंस उठा के लाऊंगा। अगर तुमने मेरे SBIL वाले क्वेश्चंस किए हैं तो उसका भी लेवल तुम्हें पता होगा कि मैंने कैसा बनाया, और इसका तो मैंने और भी डिफ़िकल्ट लेवल बनाया है। तो अगर तुम ये क्वेश्चन बिना मेरे बताए सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अच्छे से पढ़ाई की है। और अगर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कहीं तो प्रॉब्लम है, तो अच्छे से दोबारा से जाकर पढ़ना। एंड मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर का 3 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में एनालिसिस के साथ पूरा डायरेक्टर तुम्हें ख़त्म करवाया है। तो अगर तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन समझने में तो तुम पहले वो जाके क्लास देखना, पूरा डायरेक्टर ख़त्म करना, एंड देन उसके बाद तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ये मेरा सेशन 2 है। पता नहीं 3 क्यों लिख दिया है उसने। ठीक है, मेरे एडिटर ने 3 लिख दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, मेरे साथ साथ लिखना। हम लोग लास्ट से हमेशा से स्टार्ट करते हैं, इस बार भी मैं लास्ट से ही स्टार्ट करूँगा। चलो पढ़ो। LMN लिमिटेड अपॉइंटेड एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। जैसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर का बात आता है मेरे मन में सेक्शन आ जाता है 161 सबसेक्शन 2। ठीक है, तुम्हारे मन में भी जैसे ही नाम आए तुम्हारे माइंड में सेक्शन आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अपॉइंटेड एज अपॉइंटेड एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, लो सेक्शन लिख भी दिया उन्होंने। फॉर अ डायरेक्टर हु हैड गॉन अब्रॉड फॉर 6 मंथ। अब्रॉड गया है कोई, मेन जो ओरिजिनल डायरेक्टर है 6 महीने के लिए, उसके जगह पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है इंडिया, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू टू एक्ट एंड इवन शाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्योंकि 6 महीने के लिए अपॉइंट हुआ था तो वो कंटिन्यू कर रहा है एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एंड वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी साइन कर रहा है। ठीक है, इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ सच एक्शन, लीगल इम्प्लीकेशन अंडर कंपनीज एक्ट एंड LODR रेगुलेशन 2015। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन में एक इंसान को अपॉइंट किया गया था एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। किसके जगह पे? मेन जो ओरिजिनल डायरेक्टर 6 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है उसकी जगह पर अपॉइंट किया गया, लेकिन अब वो जो है 4 महीने में ही वापस आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है? द आंसर इज नो। मैंने कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाया है, सेक्शन 161 जब मैं पढ़ाया था मैंने साफ साफ बोला था कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट कर जाएगा उस दिन जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बस हमें लिखना है। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ, सब्जेक्ट टू द सेक्शन, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 161 subsection 2 of the Companies Act 2013। The boards of director may, if authorized by आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एग्जाम में पूरा लिखना, AOA लिख के मत आ जाना, और रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस टाइम तुम भी लिख सकते हो, बट एग्जामिनेशन में फुल में लिख के आना। ठीक है, रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग अपॉइंट
any person as alternate director for any original director who went outside India for a period not less than 3 months। ठीक है, बस। अब मेन बात प्रोवाइडेड दैट such alternate director shall vacate his office when the director in whom he has been appointed retain return to इंडिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने बेसिकली बताया क्या। देखो, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, सबसे पहले मैंने सेक्शन लिखा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कीवर्ड्स। ठीक है, और मैंने लिखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आर्टिकल्स में पावर दी हुई है या रिजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में तो अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कब? जब एक ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है अपना ऑफिस वेकेट करेगा कब? जब डायरेक्टर जिसके बिहाफ पे इसको अपॉइंट किया गया था वो इंडिया वापस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लोग को लिखेंगे फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस में बेसिकली जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको थोड़ा शॉर्ट वर्जन में हमें करके लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि LMN लिमिटेड है, उसने अपॉइंट किया था एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर 6 मंथ के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो रिटर्न हो गया आफ्टर 4 मंथ और वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू हो रहा है, एक्ट कर रहा है देयर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो LMN था ना, क्या नाम था भाई? LMN लिमिटेड। चलो, LMN लिमिटेड अपॉइंट an alternate director for a period of 6 months but the original director returned to India in 4 months। Now alternate director still holding his office। Now alternate director is still holding his office and signing the financial statement। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा था उसको मैंने बस अपने लैंग्वेज में लिख दिया। फैक्ट ऑफ द केस में बस यही करना रहता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन। केस लॉ लिखने का यही तरीका है। कंक्लूजन, इन द इंस्टेंट केस in the instant case the alternate director shall
vacate his office when the original director returned to India. The alternate director shall act in place of original director only when he is outside India. Any act done thereafter shall not valid. बस हो गया। अब अंडरलाइन कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकता हूँ मैं। वेकेट करेगा जब ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक्ट कर सकता है ओनली जब आउटसाइड इंडिया हो। कोई भी एक्ट डन होता है देयर आफ्टर शैल नॉट वैलिड। बस सिंपल सा बात है, हो गया। इतना सा ही हमें लिखना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आओ। ABC प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विथ 3 मेंबर्स। पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए या 3 मेंबर्स है, तो ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। ऑल हुम वेयर फॉरेन नेशनल, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेटर 2 मेंबर ट्रांसफर देयर शेयर्स टू एन इंडियन रेसिडेंट एंड अ फॉरेन कंपनी। फिर क्या हुआ, 2 मेंबर ने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स, एक रेसिडेंट को, इंडियन रेसिडेंट को, और दूसरा फॉरेन कंपनी को, ठीक है। द कंपनी कंटिन्यू ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया, और कंपनी कहाँ से चल रहा है, ऑब्वियस बात है इंडिया से चल रहा है। एग्जामिन वेदर द कंपनी सेटिस्फाई द डिफिनेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब हलवा है भाई। ये सीधा बोल रहा है कि क्या ये कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी को डिफाइन किया गया वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिंपल सा तुमसे पूछ रहा है क्या ये कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अंडर सेक्शन 1 and 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द नेशनैलिटी एंड डोमाइल्स इन लॉ। ठीक है, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है क्या ये कंपनी है, और दूसरा पूछ रहा है क्या इसका नेशनैलिटी और डोमाइल्स है। चलो लिखते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 से तुम्हारे कंपनी लॉ का जो है चैप्टर 1 से है। सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा ऊपर में लिखना है इस तरह, क्वेश्चन 5, या साइड में भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। लॉ लिखो, लॉ, ध्यान से समझना। इसमें मेरे को बहुत सारे सेक्शंस कनेक्ट करने होंगे। पहले तो सेक्शन 3 कनेक्ट करना होगा, फिर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कनेक्ट करना होगा जो डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट को। लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 20 of the Companies Act 2013, a company means any company incorporated under this act or previous कंपनी लॉ। क्या यही डिफिनेशन है, ध्यान से समझना। क्या यही डिफिनेशन है, तुम जाके बेयर एक्ट उठा लो, यही डिफिनेशन तुमको मिलेगा देखने को। दूसरा, इन परसुएंट टू सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company may form for any lawful purpose
and minimum 2 members required to form private company. Minimum 1 member required to incorporate an OPC. Minimum 7 member required to form an a public company. क्या मैंने बेसिक लिखा? ठीक है, उसने 2 चीज़ पूछा है। अभी मैंने क्या क्या लिखा? पहला लिखा कि मैंने कंपनी का मैंने डिफिनेशन लिख दिया। दूसरा मैंने सेक्शन 3 डिफाइन कर दिया कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कंपनी में। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं लिखूंगा, अभी और लिखूंगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या लिखूंगा, मैं ध्यान से देखना। कंपनी कैन नॉट बी सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं माना जाता है। ये सब बेसिक है भाई। चैप्टर 1 का अगर तुम खोलोगे मॉड्यूल, उसके 5-6 पेजेस के बाद तुम्हें ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं हो सकता। हाउएवर, इस तरह पॉइंट में लिखना एग्जामिनेशन भी। हाउएवर अ कंपनी में a company a company have nationality and domains। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा केस लॉ। एक केस लॉ भी हुआ था इसके ऊपर। ठीक है, और ये पहला केस लॉ है जो मैंने पढ़ा था जब मैंने CS एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कंपनी लॉ में। तो वो डॉक्ट्रिन जो थे, मतलब सोलमोन वर्सेस सोलमोन के बाद जो पहला केस लॉ था जो एकदम अलग सा था, वो यही था। इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। गैस्क्यू वर्सेस, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, एज हेल्ड इन द केस ऑफ गैस्क्यू वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर। कंपनी डोमाइल्स shall be the location where the company registered। ठीक है, यही डिसाइड हुआ था इस केस में। डोमाइल्स मतलब, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता है निवास स्थान। ठीक है, निवास, निवास कहाँ हुआ कंपनी का, तो जहाँ कंपनी रजिस्टर होता है उसका निवास वहीं माना जाता है। ये बात तो हमें समझ में आ गया। और नेशनैलिटी क्या होता है ये बात भी तुम्हें पता है। जिस देश में कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उस देश का वो नेशनैलिटी होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फैक्ट पर। फैक्ट ऑफ द केस में तुम्हें पता है क्या लिखना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है। चलो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीधा ABC प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है और इंडिया में बिजनेस कर रहा है। एंड इसमें जो है 3 मेंबर्स हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया having 3 members, out of which one is the resident, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है भाई, क्या बोलूँ। द रेसिडेंट एंड द कंपनी
ऑपरेट इन इंडिया। बस इतनी सी लिखनी है बातें, कुछ नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट समझने आने के बाद हलवा है हलवा। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन देखो। इन द इंस्टेंट केस द कंपनी, क्या था क्वेश्चन? कंपनी कंटिन्यू एग्जामिन वेदर द कंपनी सेटिस्फाई, यस। In the instant case, the company satisfy the condition of company under this act, the nationality of the company, the nationality पूछा था ना, नेशनैलिटी एंड डोमाइल्स, चलो ठीक है। नेशनैलिटी ऑफ ABC लिमिटेड इज इंडिया, ठीक है। द डोमाइल्स ऑफ ABC लिमिटेड इज ऑल्सो द प्लेस इन इंडिया। अगर प्लेस दिया रहता तो प्लेस का नाम लिखता सीधा मैं, बट प्लेस नहीं दिया, ठीक है। डोमाइल्स ऑफ ABC लिमिटेड इज ऑल्सो द प्लेस इन इंडिया वेयर इट इज रजिस्टर्ड। लो भाई, हो गया। 2 क्वेश्चन हमने निपटा दिया और हमें 22 मिनट लग गए भाई, बहुत स्लो हूँ, ठीक है। मेरे को 20 मिनट में मैं ये 10 मिनट में मैं ये निपटा दूँ, बट तुम्हें समझा के करवाना पड़ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना। क्या लिख रहा हूँ यार, हो गया, इतना सा हो गया बस। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, एंड आई होप कि तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन इजी नहीं बनाए मैंने, अभी तो और हार्ड होंगे। चलो ऊपर। ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ MNO लिमिटेड, MNO लिमिटेड का एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे a resolution to remove a director before the expiry of his term under इतना was proposed. The company gave him only 10 days notice of the meeting. The director alleges violation of his right to representation, analyze the validity of resolution and the procedural lapse if any under section 169 of the Companies Act 2013. 5 मार्क्स। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है। मैंने तो अच्छे वाले क्वेश्चन बोले थे उसको देने हैं। जिसने ये क्वेश्चन, ये जो PDF बनाया, उसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया है। मैं तुम्हें गड़बड़ बता देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं करने वाले। पहली बात, एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया है रिमूव करने का डायरेक्टर को। तुम्हें मैंने सेक्शन 169 पढ़ाया था कल ही, उसमें मैंने बताया कि जब भी मेंबर किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो वो 14 डेज़ पहले जनरल मीटिंग के एक स्पेशल नोटिस भेजेंगे। यहाँ पे सेक्शन 115 भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एनुअल जनरल मीटिंग में कैसे प्रपोज कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, चलो मान भी लेते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कंपनी गेव हिम ओनली 10 डेज नोटिस ऑफ मीटिंग, यानी यहाँ बोल रहा है कि मीटिंग का नोटिस सिर्फ 10 डेज दिया गया है। अगर यहाँ मीटिंग का नोटिस 10 डेज दिया गया है तब तो ये कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होगा जनरल मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले जाता है। सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 10 डेज बात कर रहा है डायरेक्टर को नोटिस देने का कि तुमको रिमूव करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पर रूल 23 लगता है ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट रूल, एंड 115 भी लगता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से तब ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज़ का ही नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बात किसका कर रहा है। यहाँ पे सेक्शन 115, रूल 23, सेक्शन 101, ठीक है, और इसके साथ साथ सेक्शन 169, ये सारे सेक्शंस कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि हम किस क्वेश्चन के किस सेक्शन के अजम्पशन पे आंसर दें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में,
तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तुम भी छोड़ देना, इसको मत करना। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग एग्ज़ाम में क्या करेंगे, तो सीधा बात है इन सारे सेक्शंस को लॉ में डिफाइन कर देना और फिर तुम खुद अजम्पशन मान लेना कि ये 10 डेज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। खुद ही अजम्पशन मार के तुम खुद ही जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आओ। मिस्टर एक्स अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, was in charge to day operation when and financial statement for 3 consecutive years. Later, he argued that only directors are liable. Examine whether Mr. X can be treated as officer in default under Section 2 Clause 60 of the Companies Act. Support your answer. डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर तुम्हें सेक्शन 2 क्लॉज 60 पता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसे बोलते हैं, तो ये एक हलवा क्वेश्चन है, फ्री के 5 मार्क्स है। चलो लिखते हैं इसको, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, अगर तुमने ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट का डेफिनेशन नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें समझाने का। देखो थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 60 में बात करता है ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। तुमने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट बेसिकली वो इंसान होते हैं जो किसी भी कंपनी में जो भी डिफ़ॉल्ट होते हैं उसके लिए लायबल होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्टर जिसको ऑथराइज़ किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑथराइज किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है या फिर ड्यू केयर में एक्ट नहीं करता, तो उसको हम लोग ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो, इसके अलावा भी बहुत बड़ा डिफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। अगर तुमने नहीं पढ़ा, ये सब बेसिक चैप्टर 1 के क्वेश्चन है भाई, सब चैप्टर 1 के हैं। चलो लिखो। चलो, इसमें लॉ वगैरह मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसमें लॉ वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा। डायरेक्टली इसमें मैं आंसर लिखता हूँ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 60 means any officer who मैं सिर्फ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, देखो बात को समझो। सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ना बहुत सारे 6 से 7 पॉइंट दिए हुए हैं। उन 6 से 7 पॉइंट में मैं सिर्फ एक पॉइंट लिख रहा हूँ जिसमें मेरा आंसर है, ठीक है। मीन्स एनी ऑफिसर हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑथराइज by boards of director or KMP with any responsibility including managing the affairs of the company। मैनेजिंग का भी स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया भाई, ए हटा दो बीच में कहीं, ठीक है। including managing the affairs of the company or filing or acting in behalf of boards of director shall, ठीक है, बस हो गया, इतना ही लिखो, और क्या लिखो, बस इतना ही लिखो, हो गया। अब इसका फैक्ट क्या होगा, लॉ फैक्ट लिख लो भाई, लिख लो, तुम लोग लिख ही लो। लॉ फैक्ट क्या तुम इसके खुद से लिख लोगे, और कंक्लूज़न फैक्ट मैं तुम्हें खुद से लिखने दे देता हूँ, कंक्लूज़न तुम लिखो। कंक्लूज़न क्या होगा, इसको भी तुम खुद से लिखोगे, मैं बस कंक्लूज़न बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। मिस्टर एक्स शैल कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब इसको, इन दोनों को तुम अच्छे से लिखोगे
एंड ऑफिशियल एंड डिफ़ॉल्ट का डिफिनेशन भी एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, और लिखना तुम्हें भी होगा, एट द एंड एग्जाम में तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा होमवर्क। चलो 2 क्वेश्चन बचे एंड उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए लिस्टेड कंपनी PQR लिमिटेड, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है यानी इस पे सेबी के रेगुलेशंस तो लगेंगे, और LODR मेरे को दिख भी रहा है। अपॉइंटेड मिस्टर आर एज वुमेन डायरेक्टर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि कुछ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ कंपनी को, ठीक है, क्या करना है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो इसने ऑलरेडी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है रेगुलेशन 17 के साथ, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर सी रिजाइन, पर्सनल रीजन के कारण उसने रिजाइन कर दिया। द कंपनी फेल्ड टू फिल द वैकेंसी फॉर 4 मंथ। ले भाई, तुम्हें पता होगा रेगुलेशन 17 ऑफ LODR साफ साफ बोलता है कोई भी वैकेंसी आएगा तो 3 महीने के अंदर अंदर उस वैकेंसी को फिल करना है। तो यहाँ पर इसने फिल नहीं किया, 4 महीने बीत चुके हैं। तो तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये नॉन कंप्लायंस हुआ, ऑब्वियस बात है नॉन कंप्लायंस हुआ। और दूसरा, कौन सा अप्लीकेबल सेक्शन होगा, क्या क्या है भाई, कौन सा अप्लीकेबल सेक्शन होगा और पेनल्टी होगा कंपनीज एक्ट के अंदर। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या पेनल्टी लगेगा वो हमें देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो 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 क्वेश्चन 2 शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले लॉ लिखूंगा मैं, लॉ के जगह प्रोविजन लिखो भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रोविजन। अब यहाँ पर देखो, बात को समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि पेनल्टी लगेगा, ये बात तो हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए या तुम्हारे मन में ये चीज़ होना चाहिए कि पेनल्टी किस सेक्शन में दिया हुआ है इसके बारे में। अगर तुम सेक्शन 172 सोच रहे हो, द आंसर इज यस। मैंने तुम्हें जब डायरेक्टर पढ़ाया था उसमें साफ साफ बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन में पेनल्टी नहीं दिया गया है तो हम लोग मान के चलेंगे कि सेक्शन 172 अप्लीकेबल होगा और उसमें जो भी पेनल्टी है सेक्शन 172 के हिसाब से दिया हुआ है। याद करो सेक्शन 149, क्या उसमें कोई भी पेनल्टी दिया हुआ है अगर मैंने 3 मंथ में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो, वैकेंसी फिल नहीं किया तो कोई पेनल्टी की बात वहाँ पे नहीं हुई है, यानी वहाँ स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियस सा बात है हमें पेनल्टी कौन सा लगाना है, सेक्शन 172 वाला लगाना है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, अगर एग्जामिनेशन में ये 5 से 10 नंबर का आता, ठीक है, जैसे यहाँ आया, तो अगर 5 नंबर का आएगा तो मैं थोड़ा कम लिखूंगा, 8 नंबर का आता तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखता। एक्स्ट्रा क्या लिखता, तो मैं यहाँ पहले 149 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोवाइजो डिफाइन करता, फिर रेगुलेशन 17 भी डिफाइन करता। बट क्योंकि ये एग्जामिनेशन नहीं है और हमें बस राइटिंग प्रैक्टिस सीखना है और 5 ही नंबर का है, तो मैं डायरेक्टली सेक्शन 172 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखो कैसे मैं लिखूँगा, as per section 149 subsection 1 read with rule 17 of LODR, rule 17 of LODR, a listed company shall have at least one woman director, and in case of vacancy the same shall be filled within 3 months. Further, according to section 172 of this act, where no specific penalty प्रिस्क्राइब्ड, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ चलो स्टार्ट करो यार, फ़ोन आ गया था। वेर नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रिस्क्राइब अंडर दिस चैप्टर, the company
and officer in default shall liable for penalty of rupees 50,000, and in case of continuing default 5,000 rupees per day, 5,000 rupees per day up to, subject to, oh, subject to maximum 3 lakhs for 3 lakhs and 1 lakh for company and official in default respectively। लो भाई, डिफाइन कर दिया मैंने सेक्शन 172। ठीक है, ये पेनल्टी है और ये भी मैंने बता दिया, तो पेनल्टी क्या लगना है ये भी मैंने बता दिया। फैक्ट 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 ऑफ द केस, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। ठीक है, अब तो आदत सा हो गया होगा, इजी लगता होगा अब तुम्हें। चलो, फैक्ट क्या है भाई, PQR लिमिटेड ने अपॉइंट किया था मिस्टर आर को और उसने रिज़ाइन कर दिया और अब कंपनी ने वैकेंसी 4 महीने के लिए फिल नहीं किया। PQR लिमिटेड, ठीक है, PQR लिमिटेड failed to fill the vacancy of woman director who resigned from the company due to पर्सनल रीज़न। बस हो गया, इतनी सी तो लिखनी है। कंक्लूज़न में आ जाओ। कंक्लूज़न में हमें आंसर लिखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, क्या नॉन कंप्लायंसेस हुआ है? द आंसर इज यस, हुआ है। दूसरा, कौन से एप्लीकेबल सेक्शंस हैं एंड पेनल्टी क्या है? चलो देखो, यस, हियर in the above case, there is non-compliance of provision of this act and LODR regulation। ठीक है, the company and official in default shall liable for punishment prescribed above। हो गया। चलो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी हैव डन विथ आवर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 2। ABC लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 8 डायरेक्टर है इसमें, आउट ऑफ विच 2 हैव नॉट अटेंड एनी बोर्ड मीटिंग फॉर 12 months ड्यू टू ओवरसीज असाइनमेंट। The company claims that since the directors are on company business, their absence should not be counted for disqualification. Examine the correctness of this claim in light with section 167 and section 174। यहाँ पे section 174 का कोई लेना देना है नहीं, झूठ का ऐड कर दिया है भाई। जिसको मैंने PDF बनाने बोला, पता नहीं उसने कहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लिया। आजकल उसका ध्यान नहीं रहता है काम पे। भी नया भाई गर्लफ्रेंड बनी है उसकी, तो थोड़ा फोकस रखेगा।
लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। चलो, तो हमें बताना है, हमें हमसे क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि सेक्शन 167 में एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर बी, वो बोलता था कि डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर वो 12 महीने तक कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कंपनी के काम से ही बाहर गया है और इस कारण से बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, तो क्या वो तब भी डिस्क्वालीफाइड होगा? मैंने डायरेक्टर वाले में साफ साफ तुम्हें एनालिसिस में ये चीज़ समझाया हुआ है। चाहे डायरेक्टर लीव लेकर जाए, विदाउट लीव लेकर जाए, ठीक है, कंपनी के काम से ही क्यों ना जाए, अगर वो 12 महीने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है तो वो जो है डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 174 का रेफरेंस उन्होंने इसलिए दिया, मतलब ये क्वेश्चन में 174 का रेफरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि 174 पावर देता है डायरेक्टर्स को कि वो ऑनलाइन भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने सेक्शन 174 तुम्हें नहीं पढ़ाया है तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें यही वाली बात इंक्लूड होगी कि डायरेक्टर जो है ऑडियो वीडियो फैसिलिटी के थ्रू भी अटेंड कर सकता है मीटिंग, तो चाहे वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, एक ना एक मीटिंग तो उसको अटेंड करना ही होगा। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना कैसे, हमें बेसिकली 167 के बारे में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, लॉ, इसका मैं सिर्फ लॉ लिखूंगा, फैक्ट कंक्लूजन तुम खुद लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी प्रैक्टिस कर लो। चलो, अकॉर्डिंग टू section 167 of the Companies Act 2013, the office of the director shall vacate। देखो, अब सेक्शन 167 अगर तुमने मेरा डायरेक्टर वाला चैप्टर किया है तो मैंने इसमें बताया है तुम्हें बहुत सारे ग्राउंड्स, तो अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें सारे ग्राउंड्स लिखने हैं। द आंसर इज नो। 5 नंबर का है, डायरेक्ट जो पॉइंट पे है उस पॉइंट पे लिखो। ठीक है, ऑन द शैल वेकेट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल वेकेट इफ ही absent himself in board meeting for a period of 12 months, whether with leave or not। बस इतना सा ही तुम्हें लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें फैक्ट लिखना है। फैक्ट में चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब इतना सा के लिए क्या ही छोड़ूंगा। फैक्ट लिखना है, एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसके 2 डायरेक्टर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं और वो 2 डायरेक्टर जो ओवरसीज असाइनमेंट के लिए गए हैं। एबीसी लिमिटेड हैव 8 डायरेक्टर्स out of which 2 directors not attend any board meeting in last 12 months due to an overseas assignment of company। बस हो गया, असाइनमेंट ऑफ कंपनी। लास्ट कंक्लूजन देख लो। इन द इंस्टेंट केस द डायरेक्टर्स ऑफ, कौन सा कंपनी था, एबीसी लिमिटेड, द डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड shall vacate, shall disqualified and vacate their office as per above provision।
बस हो गया। इसी के साथ हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन 2 हो गया। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा हो, क्वेश्चन में दम था। अगर दम था तो कमेंट करके बताना। एक बार खुद से एक बार फिर से ट्राई करना अपनी लैंग्वेज में लिखने का, ठीक है। और इजी है एंड उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।